रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गिन्नी कॉलेज में पानी की बोतल हाथ में पकड़े अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रही होती है। तभी ऋषभ गिन्नी से पानी की बोतल देने के लिए कहता है। ओए गिन्नी, पानी की बोतल देना। क्यों, गले की लीकेज चेक करेगा? ओ महान आत्मा, अपने जैसा समझा है क्या? मेरा गला है कोई पानी का पाइप नहीं जिससे लीकेज हो। इतनी गर्मी हो रही है तो गला सूख गया, इसलिए पानी पीने को मांग रहा हूँ। ओ पगलेट, तू क्या झाड़ू की तरह सफाई दे रहा है? दोस्तों में चीजें मांगी नहीं छीनी जाती है, देख ऐसे। इतना कहकर सृष्टि गिन्नी के हाथ से बोतल लेने लगती है। तभी सृष्टि का हाथ गिन्नी के हाथ से टच हो जाता है और वो झटके से अपना हाथ पीछे कर लेती है। तभी ऋषभ कहता है, अबे क्या हुआ, करंट लग गया क्या? बिना बोतल छीने ही हाथ वापस खींच लिया। करंट नहीं यार, गरम लगा। ओए गिन्नी, तुझे बुखार है क्या? तेरे हाथ इतने गरम क्यों हो रहे हैं? बुखार नहीं तो यार। हाँ यार, सुबह जब तूने मुझसे हाथ मिलाया था ना, तब भी तेरे हाथ गर्म थे। ये माजरा क्या है? सिंपल सी बात है पागलो, हॉट हूँ मैं। अब इतने हॉट इंसान को गर्म तो होना होगा ना। ए हॉटनेस की मुहूर्त, अपनी सूरत लेकर साइड हट। क्या फालतू की बातें करती रहती है? जा जाकर दवाई ले, बुखार उतरेगा तेरा। ओए, कोई बुखार नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही गर्म रहती हूँ। ओए ले, पी ले पानी। रहने दे, तेरे गर्म हाथों में आकर ये ठंडा पानी भी गर्म हो गया होगा। तू ही गटक ले इसको। बताओ, इतनी गर्मी में क्या गर्माहट लिए घूम रही है? जा जाकर किसी ठंडे पानी के तालाब में डुबकी मार कर आ। हाँ यार, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से तेरे जैसा गरम इंसान। उफ, भाई गर्मी। हो गई तुम दोनों की बकवास। घर चले या धूप में रहने का इरादा है? चलो भी। तभी तीनों कॉलेज से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। गिन्नी के शरीर का तापमान और लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही रहता था, जिसके कारण से उसके हाथ पैर हमेशा गर्म ही रहा करते। समय बीतता है। एक दिन गिन्नी गाने सुनती गुनगुनाती दुकान से सामान लिए घर की ओर आ रही होती है। तभी उसकी टक्कर मोहित नाम के एक लड़के से हो जाती है और मोहित उसे कमर से पकड़कर गिरते गिरते संभाल लेता है। गिन्नी को टच करते ही मोहित को गर्माहट महसूस होती है और वो उसे छोड़ देता है, जिससे गिन्नी धड़ाम से रोड पर गिर जाती है। उई माँ, मेरी कमर! अरे पागल हो क्या? क्यों छोड़ा? अरे यार, तुम लड़की हो या हीटर? कितनी गर्म हो यार, लड़कियां हॉट होती है ये तो। तभी मोहित गिन्नी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और गिन्नी खड़ी होती है। तभी मोहित उसे सॉरी भी कहता है। तभी गिन्नी जवाब देती है, ठीक है, माफ किया। वैसे अच्छा मौका मिला है तुम्हें एक लड़की से बात करने का। नाम जान सकती हूँ मैं तुम्हारा? क्यों नहीं, इतनी हॉट लड़की को तो मैं तो अपना नाम तो क्या, अपना एड्रेस भी बता दूं। वैसे मोहित नाम है मेरा और आप मिस हॉट, राइट? नहीं जी, गिन्नी नाम है मेरा। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो आप। ऐसे ही दोनों की पहली मुलाकात में ही दोनों की काफी बातें होती है। साथ ही दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही बढ़ती गर्मी के साथ दोनों की मुलाकातें भी बढ़ती रहती है। ये मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद दोनों घर वालों का आशीर्वाद लेकर शादी कर लेते हैं और गिन्नी शुरुआत करती है अपनी शादीशुदा जिंदगी की। एक रोज उसकी सास साधना कड़ी धूप से सामान लिए घर आती है और पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहती है, इस बढ़ती गर्मी ने तो दिमाग की दही की हुई है। एक ये मेरी गर्मी और दूसरी नासपीटी महंगाई दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? यही हूँ सासू माँ। क्या हो गया? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो छोड़, तू ये बता, एसी ऑन नहीं किया क्या? अचानक से कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है मुझे। ओहो सासू माँ, अब गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी तो क्या ठंडी लगेगी? लाओ सामान मुझे दो। इतना कहकर वो उसके हाथ से थैला लेने लगती है। तभी उसका हाथ साधना के हाथ से टच हो जाता है और साधना उसका हाथ पकड़कर कहती है, हाय दैया, बहू तो फिर से गर्म हो रही है। जब भी मैं कहूँ एसी के चलते हुए भी अचानक गर्माहट सी क्यों महसूस होने लगी? परे हट तू, गर्मी के मरते इंसान को और मार दे। ओहो सासू माँ, इतनी भी गर्म नहीं है, मुझे तो कोई गर्माहट नहीं फील हो रही। मैं क्या जानू क्यों नहीं होती, क्योंकि मेरे पास खड़े रहकर मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। हट साइड हो, मैं नहा कर आऊँ तभी थोड़ी राहत मिलेगी। तभी साधना उसे साइड करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। एक शाम गिन्नी अपनी पड़ोसन के घर की तरफ जा रही होती है। तभी गली का गुल्लू उसे तिरछी निगाहों से देख रहा होता है। जैसे ही गिन्नी
उसके पास से होकर गुजरती है तो वो रुमाल से अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, हाय ये गर्मी में हॉटनेस का सितम, ये गर्मियों में हीटर किसने चला दिया। जो भी हो, ऐसी हसीन गर्माहट वैसे कभी कभी ही महसूस होती है। क्यों गिन्नी भाभी, गलत कह रहा हूँ क्या? उसकी ये बात सुनकर गिन्नी झटके से पलटती है और उसके पास आकर कहती है, एक बात पूछती हूँ गुल्लू भाई, इतनी गर्मी में कभी गरम गरम चाटे खाए हैं? ना भाभी, किसी की हिम्मत जो गोलू को चाटे मारे। हाँ, चाटे की जगह पराठे जरूर खाए हैं, वो भी माँ के हाथ के। यही तो गलती कर दी आंटी ने कि गरम पराठे की जगह गरम गरम 4 चाटे नहीं खिलाए। पर कोई नहीं, उनकी कमी मैं पूरी कर देती हूँ। 3-4 चटाकेदार चाटे मार उसके दोनों गाल लाल कर देती है और कहती है, तो गुल्लू भाई कैसे लगे गिन्नी भाभी के हाथ के गर्मा गर्म चाटे? जी ना भरा हो तो 2-4 चाटे और सेक दूं। हाय मार डाला रे, गाल इतने गरम कर दिए, लग रहा है मानो किसी ने गालों पर गरम गरम तवा रख दिया हो। चलो अब कम से कम मुझे देखकर तुम्हें मेरे हाथों के चाटों की गर्माहट तो महसूस होगी। और आगे से किसी भी औरत के बारे में बोलने से पहले ना इन गर्मा गर्म चाटों को याद कर लेना। इस तरह गिन्नी उसकी सुताई कर घर चली जाती है। यूं ही कुछ दिन बाद गिन्नी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज गिन्नी हॉल में टहल रही होती है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि मोहित आकर उसे पकड़ लेता है। अच्छा हुआ जो आपने पकड़ लिया, गर्मी के मारे तो मुझे चक्कर ही आने लगे। गिन्नी यार, तुम्हारा शरीर तो पहले से बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? अरे बहू, कितनी बार कहा है इस हालत में अपना ध्यान रखा कर, अभी गिर जाती तो। मैं ठीक हूँ सासू माँ, बस मुझे कुछ ज्यादा ही गर्माहट फील हो रही है, पसीने भी आ रहे हैं। मोहित एसी फुल कर दो। हाय दैया बहू, मुझे तेरी हालत ठीक नहीं लग रही, बेटा जा इसे डॉक्टर को दिखा ला। ठीक है माँ। मोहित गिन्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उसकी जांच कर डॉक्टर बताती है, देखिए इन्हें प्रेगनेंसी के कारण और बढ़ती हुई गर्मी के कारण थोड़ी वीकनेस हो गई है। इनका ध्यान रखिए और लिक्विड डाइट देते रहिए। डॉक्टर, इसे कहीं फीवर तो नहीं? गिन्नी वैसे ही बहुत गर्म रहती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी में मेनोपॉज के कारण हार्मोन्स में थोड़े बदलाव होते हैं, जिससे शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ गया है। मैं कुछ मेडिसिन रेफर कर रही हूँ, टाइम से इन्हें देते रहिए और डोंट वरी, इनके बच्चे पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर की बात सुनकर गिन्नी और मोहित को तसल्ली हो जाती है और वो घर लौट आते हैं। समय बीतता है और गिन्नी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इमरती घर की साफ सफाई कर रही होती है। सफाई करते वक्त वो ड्राइंग रूम में जाती है, जहाँ कुमार सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो इमरती उसे देखकर खुद से बोलती है, हाय कितना हॉट है ये, जब भी इसे देखती हूँ मन करता है कि बस देखती ही रहूं। हाय पढ़ते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। इसे चाय तो मैंने दी ही नहीं, और हाँ ये मुझसे बोलेगा भी नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। फिर इमरती कुमार से बोलती है, कुमार साहब मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? अभी नहीं इमरती, अभी मन नहीं है। सब ठीक तो है ना? वैसे तो आप कभी चाय के लिए मना नहीं करते, फिर आज कैसे? बस ऐसे ही यार, जब मेरा मन होगा तो मैं खुद तुमसे बोल दूंगा। ठीक है कुमार साहब, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। इमरती वहाँ से चली जाती है और जाकर किचन में काम करने लगती है। वो खाने की तैयारियां कर रही होती है। थोड़ी देर बाद कुमार किचन में आता है और वो इमरती से बोलता है, सुनो, मुझे प्यास लगी है, जरा पानी दे दो। अरे कुमार साहब, आप मुझे आवाज लगा देते, मैं खुद आपको पानी देने आ जाती। कोई बात नहीं, वैसे भी तो पूरे दिन बैठकर राइटिंग करता रहता हूँ, थोड़ा घूम फिर लूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये भी ठीक है, आप रुकिए, मैं आपको पानी दे देती हूँ। इमरती कुमार के लिए पानी भरती है और उसे देने के लिए उसकी तरफ आती है, तो अचानक ही उसका पैर उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो और पानी का ग्लास दोनों कुमार के ऊपर गिर जाते हैं। फिर इमरती और कुमार दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। इमरती कुमार के ऊपर होती है और वो उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है और खुद से बोलती है, हाय ये क्या हो गया, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हकीकत में हो गया। दिल कर रहा है बस इनके ऊपर ही लेटी रहूं।
इमरती इतना सोच ही रही होती है कि तभी कुमार उसे बोलता है। तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अब तुम ऐसे ही मेरे ऊपर लेटी रहोगी या उठोगी भी? सॉरी सॉरी, अभी उठती हूँ। इमरती जैसे ही उठने की कोशिश करती है कि तभी दोबारा से वो कुमार के ऊपर गिर जाती है और इस बार उसका सर कुमार के सर से टकरा जाता है और वो कुमार से बोलती है। जी कुमार साहब, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही। कोई बात नहीं, तुम हिलना मत, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है कुमार साहब। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे कसकर पकड़ लो, मैं हम दोनों को एक साथ उठा लूंगा। ठीक है, मैं पकड़ लेती हूँ। फिर कुमार अपने आप को और इमरती को एक साथ उठाता है और उठने के बाद वो इमरती को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है। तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। जी ठीक है। कुमार फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर वो इमरती के पैरों पर लगाने के लिए उससे पूछता है। मैं तुम्हारे पैर में दवाई लगा दूं? जी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं लगा देता हूँ। फिर कुमार उसके पैर में दवाई लगाना शुरू करता है। जैसे जैसे कुमार उसे दवाई लगाता है, इमरती को उतना ही मजा आने लगता है और वो अपने मन में सोचती है, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। बस कुमार जी ऐसे ही मेरे पैरों पर मालिश करते रहो। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। क्या क्या कहा तुमने? मैं कुछ भी तो नहीं। देखो तुम घबराओ मत, मुझे बता सकती हो। अगर कहीं और दर्द हो रहा है तो मैं वहाँ भी दवाई लगा दूंगा। यार ये तो खुद से ही बोल रहा है, इसे बोल दूं क्या कि मुझे और जगह पर भी दर्द हो रहा है। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ यार, तुम बताओ कहीं और लगानी हो तो। अच्छा तो थोड़ी सी दवाई मेरी कमर में भी लगा दीजिए। ठीक है, तुम उल्टी हो जाओ। जी ठीक है। इसके बाद इमरती पलट कर लेट जाती है। कुमार उसकी कमर पर दवाई लगाना शुरू करता है। जैसे ही वो उसकी कमर पर हाथ फेरना शुरू करता है, इमरती अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। अरे अरे कुमार साहब धीरे। क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? जी नहीं, वो बस आज से पहले किसी ने मुझे ऐसा छुआ नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं धीरे करता हूँ। कुमार साहब आप रहने दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्द कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। क्यों? मैं आराम से तो कर रहा हूँ ना। अरे आपके आराम आराम से करने की वजह से मेरे तन बदन में आग लग रही है और थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा खुद पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। कुमार इमरती की मालिश करता रहता है। थोड़ी ही देर में कविता अपने ऑफिस से वापस घर आती है। असल में कविता आज जल्दी घर आई थी क्योंकि उसे कुमार के साथ बाहर घूमने जाना था, लेकिन कुमार इस बात को भूल जाता है। कविता जैसे ही घर के अंदर आती है तो ना ही उसे कुमार नजर आता है और ना ही इमरती। वो उन दोनों को गायब देखकर खुद से बोलती है, कहाँ जा सकते हैं ये दोनों? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरती फिर से उनके साथ कुछ कर रही है? मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं जाकर देखती हूँ कि वो दोनों आखिर है कहाँ। फिर कविता उन्हें देखने के लिए सबसे पहले किचन में जाती है। उसे किचन में कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ फैला हुआ पानी उसे नजर आता है। उसे देखकर वो एक बार फिर खुद से बोलती है, ये पानी कैसे फैला हुआ है यहाँ? इमरती ने इसे साफ नहीं किया? अच्छा मैं तो भूल ही गई, वो यहाँ होगी तब तो साफ करेगी। फिर कविता उन्हें ढूंढने के लिए घर के बाकी हिस्सों में जाती है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। अब बस एक ही जगह बची होती है और जो उसने नहीं देखी थी वो था उसका बेडरूम। अब वो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो बेडरूम की तरफ बढ़ती है, उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो उन आवाजों को सुनने के लिए धीरे धीरे ऊपर जाती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है तो आवाजें और तेज हो जाती है। उन्हें सुनकर कविता खुद से बोलती है, ये तो इमरती की आवाज लग रही है, मैं थोड़ा और ध्यान से सुनती हूँ। अब कविता अपना कान कमरे के दरवाजे पर लगा लेती है और फिर वो और ध्यान से आवाजें सुनने लगती है। वाह कुमार साहब, मजा आ रहा है बहुत, मानना पड़ेगा आपके हाथों में जादू है, जादू। थैंक यू सो मच। अच्छा थोड़ा ऊपर करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, तुम बताना कैसा लग रहा है। ठीक है आप करिए। बाहर खड़ी कविता
ये सब सुनकर खुद से बोलती है। ये क्या हो रहा है आखिर? मेरी पीठ पीछे मेरे पति, वो भी किसी और के साथ। छी छी, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुमार ऐसे निकलेंगे। और सुनती हूँ क्या क्या हो रहा है। कविता फिर से अपना कान दरवाजे पर लगाकर आवाजें सुनने लगती है। अब बताओ इमरती, कैसा लग रहा है? बस पूछो मत कुमार साहब, आज से पहले इतना मजा मुझे कभी आया ही नहीं। और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे करवा रही हो ना, इसलिए। कोई और करेगा तो वो मजा नहीं आएगा जो मेरे करने में आता है। सच कहा आपने कुमार साहब, आप बस ऐसे ही करते रहिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। बाहर खड़ी कविता ये सब सुनकर खुद से बोलती है। अरे इमरती, कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा जी, ये करना इनका फर्ज बन गया। कविता खुद से इतना कहती ही है कि उसे इमरती की आवाजें सुनाई देती है और इमरती कुमार से बोलती है। कुमार साहब, एक बार जोर का झटका दीजिए ना, सारा दर्द एक बार में बाहर आ जाएगा। तो अभी लो फिर। ये वाह, मजा ही आ गया। यार, मैं भी बहुत थक गया ये सब करके। अब कविता से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और देखती है कि सामने कुमार खड़ा है और इमरती बेड पर लेटी है, जिसकी कमर पर दवाई लगी है। कुमार कविता को वहाँ देखकर उससे बोलता है। अरे कविता, तुम आ गई? आज जल्दी कैसे आ गई? हमें आज बाहर घूमने जाना था, भूल गए क्या? और मुझे ये बताओ, ये सब चल क्या रहा है? अच्छा ये, अरे यार क्या बताऊं, आज पता है क्या हुआ? मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो इमरती मुझे पानी का गिलास देने के लिए मेरे पास आ ही रही थी, तो आते वक्त इसका पैर ही लच गया और ये गिर गई और इसके पैर में मोच आ गई, तो मैं बस इसके पैर में दवाई लगा रहा था। तो ये ऐसे उल्टी क्यों पड़ी है बेड पर? वो मैंने ही इन्हें कहा था मेरी कमर पर दवाई लगाने के लिए, इसलिए मैं ऐसे उल्टी लेटी हूँ। हाँ, अब समझी तुम? और वो सब आवाजें कैसी थी? वो तो मैं जब दवाई लगा रहा था तो इमरती को दर्द हो रहा था, इसलिए वो ऐसी आवाजें निकाल रही थी। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। अच्छा, अभी आपका दवाई लगाने का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो हम घूमने चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस अभी रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। थैंक यू कुमार साहब। कोई बात नहीं इमरती। इसके बाद इमरती अपने काम करने के लिए चली जाती है और कुमार रेडी होने के लिए, और इसके बाद कुमार और कविता घूमने के लिए चले जाते हैं और इमरती अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। तारा और चेतन बहुत प्यारे से हस्बैंड वाइफ है। दोनों की शादी अभी नवंबर के महीने में ही हुई थी। कुछ ही हफ्तों में तारा ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। ऐसे ही एक शाम वो छत से कपड़े उतार कर ला रही थी और ठंडी हवाओं के चलने से उसे ठंड लगने लगती है और वो ठिठुरते हुए नीचे आती है और कपड़े साइड में रखकर सोफे के कोने में पैर ऊपर करके कांपती हुई बोलती है। अरे क्या हुआ बहू, तू ऐसे कांप क्यों रही है? तेरी तबीयत खराब हो रही है क्या? बोल। वो माँ बहुत ठंडी लग रही है। अभी तो दिसंबर का महीना भी नहीं आया और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जैसे पता नहीं कितनी ठंड आ गई हो। ओहो, इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है जो तू 4 कपड़े लाने में कांप रही है। थोड़ी सी हवा लग गई होगी, जा कमरे में लेट जा थोड़ी देर, जब ठंड आएगी फिर क्या होगा तेरा। माँ जी, आप मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। नौटंकी कहीं की, अब कमरे तक छोड़ने जाऊँ इस महारानी को। तारा की बात सुनकर चांदनी उसे कमरे तक छोड़ने जाती है और लेटाकर कंबल उड़ा देती है और 2 घंटे बाद उसे ठीक लगता है और वो शाम का खाना बनाकर रख देती है। तभी चंदू भी आ जाता है और उसके लिए आइसक्रीम लाता है। ये देखकर खुशी के मारे वो आइसक्रीम खा लेती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और कुछ देर बाद वो अपने कमरे में फिर से कांपने लगती है। ये देखकर चंदू उसे बोलता है। अरे क्या हुआ जान, तुम अचानक से कांपने क्यों लग गई? फीवर तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं, फीवर नहीं है, फिर अचानक ठंड कैसे लग रही है तुम्हें? चंदू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, शायद आइसक्रीम खाने की वजह से ऐसा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे छत पर ठंडी हवा लग रही थी, तब भी मैं कांप रही थी और अब फिर से मुझे ठंड लग रही है, कुछ कीजिए ना। अरे जान, अभी तक तो ठीक से सर्दियाँ आई भी नहीं और तुम कांपने लग गई। अच्छा मेरे पास आओ, फिर नहीं लगेगी। चंदू ये बोलकर उसे ब्लैंकेट के साथ हक कर लेता है और उसके साथ ऐसे ही बैठे बैठे सो जाता है। वक्त बीतता जाता है और दिसंबर आ जाता है। ठंड के मारे तारा नहाने के लिए बहुत सोचती है
और फिर कैसे ना कैसे नहा ही लिया करती है। ऐसे ही एक दिन वो टोपा शॉल ओढ़कर बाथरूम में अपने सामने बाल्टी में गर्म पानी देखकर कांपती हुई बोलती है, हे भगवान, आज क्या फिर से नहाना पड़ेगा। मेरी तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है नहाने की। हे भगवान, ये सर्दियाँ क्यों आती है? नहाने से तो मेरा जैसे विश्वास ही उड़ जाता है। ये बोलकर तारा गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स करती है, लेकिन उससे ज्यादा पानी मिक्स हो जाता है। जैसे ही वो पानी में उंगली डालकर चेक करती है तो झट से पानी में से उंगली निकाल कर बोलती है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, हाय ठंडा पानी, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के जैसा लग रहा है। मैंने ज्यादा पानी मिला दिया, अब तो मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही कैसे नहाऊं। कहीं इस पानी से नहाकर मैं बाथरूम में मर गई तो, यानी कि मैं बाथरूम में पड़ी रह जाऊंगी, या फिर इस पानी से नहाकर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो नहीं 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 नहीं, फिर तो चंदू जी के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मुझे निमोनिया हो गया, उसका भी तो खतरा है। नहीं 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 नहीं, सर्दी आ चुकी है, सब लोग नहाने के फायदे ही बताएंगे, लेकिन जान भी तो प्यारी है ना, इसीलिए हिम्मत नहीं करूंगी नहाने की मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बस एक ही बात पता है कि जल ही जीवन है, तो घुमा फिरा के सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आज तारा नहीं नहाएगी। पानी की बाल्टी बाय बाय। तारा ये कहकर पानी की कुछ बूंदे अपने मुंह पर छिड़क कर बोलती है, कितनी ठंडी हो गई है, पर मैं नहाकर शुद्ध भी तो हो गई। तारा बिना नहाए ही दूसरे कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है और अपनी सास को सुबह का नाश्ता परोसती है। तभी उसकी शक्ल देखकर वो बोलती है, अरे बहू, तेरी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही है, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहीं माँ जी को पता तो नहीं चल गया कि मैं नहीं नहाई? अरे बहू, बताना क्या हुआ? तू सोई नहीं है क्या रात भर? तेरी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे तू नींद में उठकर आ गई हो। अरे कहाँ माँ जी, मेरी तो नींद पूरी ही पूरी है, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, मैं क्या कह रही थी, सामने वाली पड़ोसन झंडे वाले मंदिर जा रही है रात में, तो हम भी चले, रात भर वहीं बैठेंगे थोड़ी देर। ओह नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता बाहर कितनी ठंड होगी, मेरी तो वहीं पर कुल्फी जम जाएगी। कुल्फी जम जाएगी तो आप उसे खा जाओगे। तो फिर क्या करूँ बहू, मना कर दूं उसे? अरे माँ जी क्या है, आप आराम से घर में बैठकर चाय पकोड़े खाइए ना, मूंगफली छीलिए, गुड़ खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। आइडिया बुरा नहीं है तेरा। चल फिर, जैसे तूने बोला है वैसे मुझे पकोड़े बना कर ला दे। कहाँ फंस गई मैं, अब पकोड़े भी मुझे ही बनाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, बना देती हूँ, फिर खुद भी गाऊंगी। ये बोलकर तारा पकोड़े बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में वो उसके सामने पकोड़े रखते हुए बोलती है, के लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पकोड़े। अब तू इतने प्यार से लाई है तो खाऊंगी ही। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। तारा बिल्कुल भी नहीं नहाती, बस मुंह धोकर कपड़े बदल लिया करती। रोज वो यही करती। ऐसे ही दोपहर का वक्त था। तारा अपनी सास के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी चांदनी को गंदी सी बदबू आने लगती है और वो बोलती है, अरे बहू, कहीं से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, तुझे आ रही है क्या? कहीं मेरे ना नहाने की वजह से मेरे अंदर से बदबू तो नहीं आने लग गई? ना 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 माँ जी, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, आपको ही आ रही है बस। अरे बहू, तेरी नाक खराब हो गई है क्या? इतनी बदबू आ रही है, कहीं चूहा तो नहीं मर गया इस सोफे के नीचे? नहीं माँ जी, मैंने सुबह ही साफ किया था, कुछ भी तो नहीं है, सब सही है। ओ बहू, मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, लगता है अब मुझे परफ्यूम लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहाए 10 दिन बीत गए हैं। कुछ देर बाद चांदनी कमर पर बाम लगाने के लिए अपनी बहू के पास जाती है और उसे फिर से बदबू आने लगती है। वो कुछ कहती नहीं मगर बाम लेकर चली जाती है। तभी वो कमरे के बाहर जाकर छुपकर तारा पर नजर रखती है। तभी तारा अपना परफ्यूम ढूंढते हुए बोलती है, अरे यार, जब किसी चीज की जरूरत होती है ना तभी नहीं मिलती है। कहाँ मर गया वो परफ्यूम? अगर नहीं लगाया तो माँ जी को पता चल जाएगा कि मैं नहीं नहाई। इसका मतलब मैं सही थी, वो गंदी बदबू बहू में से आ रही थी। पता नहीं सडेली कब से नहीं नहाई, लेकिन अब मैं इसे नहलाऊंगी, बस कल सुबह हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह चांदनी उसके कमरे में आती है और बोलती है, अरे बहू, मैं तेरे लिए गर्म पानी की बाल्टी लाई थी, वो मैं अभी नहीं नहा रही, थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, इसलिए पानी ठंडा होने से पहले तू नहा ले, वरना ये गर्म पानी वेस्ट हो जाएगा।
अरे माँ जी आप नहा लीजिए ना, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं घर का काम करके नहा लूंगी। अरे नहीं बहू, तू इस पानी से नहा ले। तुझे पता है ना बिजली का बिल कितना आता है। जा नहा ले, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। पता नहीं माँ जी को भी क्या वैर है मुझसे, गर्म पानी की बाल्टी ला कर रखती यहाँ पर। वैसे तो इनसे कुछ उठता नहीं है, लेकिन ये भरी हुई पानी की बाल्टी ले आई। ठीक है माँ जी, नहाने जा रही। ये बोलकर तारा जब अपनी नहाने के लिए बाल्टी बाथरूम में रखती है तो चांदनी बाहर कान लगाकर सुनती है, ताकि उसे नहाने के शोर से यकीन हो जाए कि उसकी बहू नहा ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तारा पानी फैलाकर मुंह पर पानी छिड़क कर जल्दी से बाहर आती है। चांदनी को उसके बाहर आने का पता लगता ही है कि वो 4 कदम पीछे हो जाती है और अपनी बहू को देखकर बोलती है, अरे बहू, तू नहाई नहीं क्या? अभी भी कैसे सूखी सूखी सी लग रही है। नहीं माँ जी, मैं तो नहा ली, पर आप यहाँ कैसे, गई नहीं? अरे बहू, मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार कर रही थी, लेकिन तू मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही। वो चमक है ही नहीं तेरे चेहरे पर नहाने की, इसलिए 1 बाल्टी पानी और गर्म कर ले और इस बार अच्छे से नहा कर आजा। अरे माँ जी, पर मैं नहा ली, अब क्या बार बार जाऊँ नहाने के लिए? बहू चल जा और नहा कर आ, और अच्छे से नहा के आना इस बार। तारा ना चाहते हुए भी दोबारा बाथरूम में जाती है और बाल्टी रखकर खुद से बोलती है, माँ जी तो मुझे बिना नहलाए मानेगी नहीं। अब वो शायद मेरे बाथरूम के बाहर इसीलिए आकर खड़ी है ताकि देख सके कि मैं नहा रही हूँ या नहीं। अब मुझे सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा और यकीन दिलाना पड़ेगा। ये बोलकर तारा मग में पानी लेकर ऊपर से जमीन पर डालती है और ड्रामा करते हुए बोलती है, कितना ठंडा पानी है, भगवान मुझे बहुत ठंड लग रही है, की बार तो मुझे नहाना पड़ेगा। इस तरह पानी फैलाकर आवाज करके वो नहाने की एक्टिंग करती है और बाहर कान लगाए चांदनी बोलती है, चलो आखिरकार बहू ने नहा ही लिया, मेरी तरकीब काम आई। कब से घर में बदबू फैला रही थी बिना नहाए। चांदनी को इस बात का धोखा हो जाता है, जबकि असल में तो तारा नहाई ही नहीं थी। तारा बाहर आती है और बोलती है, माँ जी मुझे ठंड लग रही है, मैं थोड़ी देर धूप में बैठ रही हूँ, आप भी नहा लो। ठीक है बहू। ये बोलकर चांदनी खुद भी नहा लेती है और धूप में बैठने छत पर आती है और अपनी बहू को खुद से बात करता हुआ सुन लेती है, जिसके बाद चांदनी को फिर से यकीन हो जाता है कि उसकी बहू नहीं नहाई। अब उसको नहलाने के लिए वो अगले दिन जानबूझकर उस पर बाल्टी से पानी फेंकती है, जिसके बाद तारा को बहुत ठंड लगती है और वो बोलती है, अरे माँ जी क्या किया आपने, अपने आप मुझे गीला कर दिया। अरे आपको पता है ना मुझे नहाना पसंद नहीं है, आपने कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है। बहू मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तू अचानक से सामने आ गई, मैं तो हॉल को धो रही थी। तुझे ठंड लग जाएगी, जा बहू जल्दी से नहा ले। अब की बार बहू तू पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, नहाना तो तुझे पड़ेगा ही। इस बार तो सचमुच तारा को नहाना ही पड़ता है और इस बात से वो चिढ़ जाती है और अपने पति से सास की शिकायत कर देती है, जिसके बाद चंदू बोलता है, माँ आपने ऐसा क्यों किया, तारा पर पानी क्यों डाला? बेटा मैंने जानबूझकर नहीं किया, बहू अचानक से सामने आ गई। नहीं चंदू जी, माँ जी झूठ बोल रही है। अच्छा ये छोड़, तो मैं क्या करती? तुझे बहू अजीब सी नहीं लगती क्या? इतने दिन से नहाई नहीं। अरे इसके शरीर में खुजली, रैशेज या कोई और परेशानी हो गई तो? 15 दिन से नहीं नहाई है, मैंने खुद इसके मुंह से सुना। क्या सच में माँ? हाँ बेटा, अगर ये एक दिन छोड़कर भी एक दिन नहाए तो कोई बुरी बात नहीं। मानती हूँ सर्दी है, रोज मत नहा, पर इतने दिन थोड़ी। बहू घर की लक्ष्मी होती है, रोज पूजा पाठ भी बिना नहाए धोए करे अच्छा लगता है क्या? इसलिए समझा रही हूँ इसे अभी मैं। चांदनी की ये बात सुनकर तारा को अपने किए का पछतावा होता है और वो उसकी बात सुनकर सर्दी में अच्छे से नहाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।